लेक्चर में अपन ने बिजली आपूर्ति कंपनी के अंतिम खाते किस तरह से बनाए जाते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त की और विद्युत कंपनी के अंतिम लेखाओं से संबंधित कुछ विशिष्ट मदों की भी जानकारी प्राप्त की। आज अपन बिजली कंपनी के द्वारा अधिक लाभ कमाने पर अधिनियमों में प्रतिबंध लगाए गए हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। पहले बिजली कंपनियां एकाधिकारी स्थिति में होने के कारण ग्राहकों से मनमानी दरों पर विद्युत का वितरण करके अनधिकृत लाभार्जन करती थी। जनहित में यह अनिवार्य है कि विद्युत कंपनियां अनुचित लाभ न कमाए। अब कंपनियों को दर बढ़ाने से पूर्व बिजली की दर बढ़ाने से पूर्व सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त किसी भी विद्युत कंपनी को वास्तविक आय या लाभ मतलब क्लियर प्रॉफिट उचित आय से मतलब रीजनेबल रिटर्न से बहुत अधिक नहीं हो सकता है। मतलब किसी भी स्थिति में किसी बिजली कंपनी का जो क्लियर प्रॉफिट होता है, वास्तविक आय या वास्तविक लाभ, वो उचित आय मतलब रीजनेबल रिटर्न से अधिक नहीं हो सकता। वास्तविक आय का उचित आय पर आधिक्य मतलब जो क्लियर प्रॉफिट होगा वो यदि रीजनेबल रेट से अधिक है, मतलब वास्तविक आय का उचित आय पर आधिक्य किसी भी वर्ष उचित आय के 20% से अधिक नहीं हो सकता है, और यदि 20% से अधिक हो जाए तो इसके लिए कंपनी को अपनी दरों में परिवर्तन करना होता है। विधान में वर्णित विधि के अनुसार वास्तविक आय और उचित आय के अंतर को निपटाना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है। इन सब विशिष्ट बिंदुओं पर बिजली अधिनियम की व्यवस्थाएं दी हुई हैं। अब अपन डिस्कस करेंगे, दो शब्द अपन ने अभी डिस्कस किया, वास्तविक आय या वास्तविक लाभ जिसको बोलते हैं क्लियर प्रॉफिट, और दूसरा डिस्कस किया उचित आय रीजनेबल रिटर्न। ये क्या होते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अनुसूचित 6 में वास्तविक लाभ किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है इसे समझाया हुआ है। साधारण तरीके से निकाले हुए लाभ की तुलना में वास्तविक लाभ की गणना कुछ अलग है। इस लाभ की गणना साधारण लाभ में से पिछले वर्षों की हानि, आय या लाभ पर कर, अमूर्त संपत्तियों के प्रति बट्टे खाते में लिखी जाने वाली रकम, आकस्मिक संचिति में हस्तांतरित की जाने वाली रकम, मूल्यह्रास की बकाया राशि, विकास संचिति में हस्तांतरित की जाने वाली राशि और राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य आयोजनों को घटाकर इसे ज्ञात किया जाता है। यही वास्तविक लाभ माना जाता है। इसका एक प्रारूप आपको पीडीएफ में भेजा है मैंने, उस प्रारूप से इसकी गणना की जाती है। प्रारूप के डेबिट साइड में जो आइटम्स हैं खर्चों के, एक्सपेंडिचर के, उसमें कॉस्ट ऑफ जनरेशन एंड परचेज ऑफ एनर्जी है, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ एनर्जी है, रेंट, रेट्स, टैक्सेज एक्सक्लूडिंग टैक्स ऑन इनकम ऑफ या प्रॉफिट पे, इनकम टैक्स या प्रॉफिट्स पे कोई टैक्स वो इसमें शामिल नहीं करेंगे, बाकी रेंट, रेट्स एंड टैक्सेज आ जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेज या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट, बैड डेट्स, ऑडिट फीस, मैनेजमेंट एक्सपेंसेज, मैनेजिंग डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन, लीगल चार्जेज, इंटरेस्ट ऑन लोन from government या other organizations, depreciation, other expenses admissible under the Indian Income Tax Act and arising from an ancillary or incidental to the business of electricity supply, contribution to provident fund, staff superannuation fund, gratuity,
fund, etc., bonus paid to employees, और क्रेडिट साइड में ग्रॉस रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ एनर्जी, उसमें से डिस्काउंट एप्लीकेबल टू सेल वो है तो घटा देंगे। रेंट ऑफ मीटर्स एंड अदर apparatus हायर टू कस्टमर से वो आ जाएगा। सेल एंड रिपेयर ऑफ लैंप्स से कोई आमदनी है तो आ जाएगी। रेंट्स कोई है तो आ जाएगा। ट्रांसफ़र फी आ जाएगी। इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। और कोई रिसीट्स है तो आ जाएगी इनकम के रूप में। इनका अंतर डिफरेंस आएगा और बैलेंस ऑफ प्रॉफिट का इक्वल हो जाएगा। और इसे अपन राइट साइड में लेके फिर अप्रोप्रिएशन कर देंगे लेफ्ट साइड में। प्रीवियस ईयर के लॉसेज कोई हैं तो वो डेबिट हो जाएंगे। ऑल टैक्सेज ऑन इनकम एंड प्रॉफिट से वो आ जाएगा। इंटेंजिबल एसेट्स कोई राइट ऑफ किए तो वो डेबिट में लिख देंगे। कंटीजेंसी रिजर्व में ट्रांसफ़र किया वो लिख देंगे। एरियर ऑफ डेप्रिसिएशन लिख देंगे। कंट्रीब्यूशन टू डेवलपमेंट रिजर्व लिख देंगे। और भी कोई अप्रोप्रिएशंस हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा परमिटेड है वो करके बैलेंस जो आएगा वो क्लियर प्रॉफिट आएगा। इस तरह से क्लियर प्रॉफिट की गणना कर ली जाएगी। तो ये एक बार आप परफॉर्मा देख लेना, कोई चीज़ नहीं समझ में आए पूछ लेना। इसके बाद आता है उचित आय, रीजनेबल रिटर्न। उचित आय ज्ञात करने का तरीका है, उसमें 7 पॉइंट्स हैं। इन 7 पॉइंटों के आधार पर इसको ज्ञात करते हैं। पहला है कंपनी में प्रयुक्त आधारभूत पूंजी कैपिटल बेस पर प्रमाणित दर से आय। प्रमाणित दर क्या होते हैं? प्रमाणित दर का मतलब है रिजर्व बैंक की जो दर है उसमें 2% और जोड़ के निकाल लिया जाता है। और आधारभूत पूंजी क्या होती है वो अभी इस रीजनेबल रिटर्न के बाद में समझाऊंगा। तो जो आधारभूत पूंजी आएगी उसको गुणा कर लेंगे रिजर्व बैंक के रेट में 2% जोड़ के जो रेट आती है उससे और अपॉन 100। जैसे कि आधारभूत पूंजी आई 10 लाख, बैंक रेट है 8%, तो 10 लाख का 8 + 2 10% निकालेंगे। ये आपका कंपनी में प्रयुक्त आधारभूत पूंजी पर प्रमाणित दर से आय आ जाएगी। दूसरा पॉइंट है आकस्मिक संचिति में विनियोग को छोड़कर दूसरी प्रतिभूतियों पर आय। जो कंटीजेंसी रिजर्व में अपन ने पैसा ट्रांसफर किया और उसका जो विनियोग हुआ है उस पे जो आय होती है उसको छोड़कर दूसरी प्रतिभूतियों पर जो आय है वो यहाँ लिख देंगे। तीसरे नंबर में विद्युत बोर्डों से प्राप्त ऋणों का आधा %। जो भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से अपन ने लोन लिए हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने, उन लोन अमाउंट का आधा % लिख देंगे। चौथे नंबर में विकास संचिति के शेष का आधा %। जो डेवलपमेंट रिजर्व है उसका जो बैलेंस है वर्ष के अंत में उसका आधा % यहाँ लिख देंगे। ऋण पत्रों के माध्यम से प्राप्त राशि का आधा %। जितने भी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने डिबेंचर इश्यू किए हैं उससे जो राशि प्राप्त हुई है उसका आधा % यहाँ हो जाएगा। उसके बाद छठे नंबर पे राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत संस्थाओं से ली गई उधार राशि का आधा %। स्टेट गवर्नमेंट ने जिन जिन संस्थाओं को अप्रूव कर रखा है उनसे अपन ने कोई उधार लिया तो उससे उधार ली हुई राशि का आधा % यहाँ लिख देंगे। और लास्ट में केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत कोई अन्य राशि, और कोई केंद्र सरकार ने राशि स्वीकृत कर रखी है तो वो भी लिख देंगे। इन सब की टोटल कर लेंगे, वही आपका होगा रीजनेबल रिटर्न। इसके बाद अपन को समझना है आधारभूत पूंजी या कैपिटल बेस क्या है। तो आधारभूत पूंजी ज्ञात करने के लिए हमको कुछ चीज़ों की जानकारी होना आवश्यक है। तो जो संपत्तियां होती है, जो दायित्व होते हैं, उनके टोटल्स
का डिफरेंस किया जाता है। तो निम्नलिखित संपत्तियों के योग में से दायित्वों के योग का अंतर, मतलब संपत्तियों के योग में से दायित्वों का योग घटाकर जो अंतर की राशि आती है वही आधारभूत पूंजी होगी। तो संपत्तियों में किन किन को शामिल करते हैं वो देखें आप। संपत्तियों में नंबर 1 पे लेते हैं उन स्थायी संपत्तियों की प्रारंभिक लागत। प्रारंभिक लागत मतलब ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट, जो कार्य के लिए प्राप्त है तथा जरूरी है, परंतु इसमें से वे रकमें जो ग्राहकों ने दी है तथा जिनको अपलिखित कर दिया हो घटाया जाएगा। मतलब कोई भी कस्टमर्स कंट्रीब्यूशन है एसेट्स में तो वो इनमें शामिल नहीं होगी, या जिनको राइट ऑफ कर दिया है वो इसमें शामिल नहीं होगी, बाकी सारी एसेट्स आ जाएगी। नंबर 2 पे अमूर्त संपत्तियों की लागत, जो इंटेंजिबल एसेट है उनकी लागत हो जाएगी। नंबर 3 चालू कार्य वर्क इन प्रोग्रेस की जो कॉस्ट है वो आ जाएगी। नंबर 4 में वे प्रतिभूतियां या विनियोग जो आकस्मिक संचिति के लिए अनिवार्यतः ली गई, जो कंटीजेंसी रिजर्व में से परचेज की गई है, इन्वेस्ट की गई है, उनको यहां लिया जाएगा। फिर लास्ट में 5वां आइटम औसत कार्यशील पूंजी। ये औसत कार्यशील पूंजी क्या होती है, ध्यान से सुनना। स्टॉक मतलब माल, रोकड़ और बैंक शेष के मासिक शेष धनों का औसत, मतलब माल, रोकड़ और बैंक शेष के मासिक शेष धनों का औसत, मतलब 1/12 of sum of stores, material, supplies, cash and bank balance, call and short notice, no short-term deposits at the end of the each year। मतलब 1/12 होगा, ये ध्यान रखना है। उसके बाद जो घटाने वाले हैं इनमें, इन सब की तो जोड़ कर लेंगे, इसमें से घटाए जाएंगे जो टोटल 8 तरह के दायित्व है वो घटाने हैं। नंबर 1 स्थायी संपत्तियों पर मूल्यह्रास के रूप में लिखी गई या व्यवस्था में डाली गई रकम तथा अमूर्त संपत्तियों के प्रति अपलिखित राशि। जो भी फिक्स एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं अपन वो घटा लेंगे, और कोई इंटेंजिबल एसेट्स जितनी राइट ऑफ कर दी वो भी घटा लेंगे। दूसरे नंबर पे विद्युत बोर्डों से कोई भी जो ऋण लिए हैं अपन ने, प्राप्त ऋण है वो घटाएंगे। तीसरे नंबर पे डिबेंचर्स जो इश्यू कर रखे हैं वो घटाएंगे। चौथे नंबर पे ग्राहकों से रोकड़ में प्राप्त जमानत राशि, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट कस्टमर्स की हमारे पास जमा है वो दायित्व है, उसको घटाएंगे। 5वें नंबर पे टैरिफ एंड डिविडेंड कंट्रोल रिजर्व, टैरिफ और लाभांश नियंत्रण संचिति में जो राशि जमा है, जमा का शेष जितना भी है वो घटाएंगे। 6ठे नंबर पे विकास संचिति डेवलपमेंट रिजर्व का जो शेष है वो भी घटाएंगे। 7वें नंबर पे ग्राहकों को बांटी जाने वाली रकम का शेष, कस्टमर्स बेनिफिट रिजर्व में कोई पैसा पड़ा है तो वो भी घटाएंगे। और लास्ट में राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं से कोई ऋण प्राप्त हुआ है तो वो भी घटा दिया जाएगा। इसके बाद इनका जो नेट अमाउंट आएगा संपत्तियों और दायित्वों का वो होगी आधारभूत पूंजी। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे आधिक्य का निपटारा, डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। अब आप कहोगे सरप्लस क्या होता है, तो वास्तविक लाभ मीन्स क्लियर प्रॉफिट उचित आय से अधिक है तो उसे आधिक्य कहते हैं। मतलब क्लियर प्रॉफिट ज्यादा हो और रीजनेबल रिटर्न कम हो तो उन दोनों का अंतर सरप्लस कहलाता है। और आधिक्य को किस प्रकार से निपटाया जाता है उसके लिए 3 स्टेप है। नंबर 1 अधिक लाभ मतलब सरप्लस का 1/3 भाग, जो भी सरप्लस आता है उसका 1/3 कर दो, परंतु ये किसी भी स्थिति में उचित आय के 5% तक ही होगा। मतलब सरप्लस का 1/3 और उचित आय का 5%, जो दोनों में से कम हो वो नंबर 1 पे लिया जाएगा। नंबर 2 बाकी बचे अधिक लाभ का आधा भाग, जो टोटल सरप्लस था उसमें से ऊपर वाला अ वाला पार्ट या फर्स्ट भाग जो भी आया वो घटा लो, जो शेष बचता है उसका 50% टैरिफ और डिविडेंड कंट्रोल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और थर्ड नंबर पे जो रकम अब बच जाएगी शेष, मतलब
टोटल सरप्लस में से फर्स्ट और सेकंड दोनों घटा लो। अब जो शेष रकम बचे उसे ग्राहकों को किसी न किसी रूप में वापस लौटाने के लिए रखा जाएगा, जैसे दरों को कम करना या मीटर का किराया कम करना आदि में उसका यूज किया जाएगा। उस समय तक इसको ग्राहकों के लाभार्थ संचय मतलब कस्टमर्स बेनिफिट रिजर्व में रोक के रखा जाएगा। उसके बाद आप पूछ सकते हैं, ये तो अपना मेन प्रैक्टिकल के हिसाब से सारी चीज हो गई। अब आप कहोगे साहब दो नाम आए हैं, टैरिफ एंड डिविडेंड कंट्रोल रिजर्व, ये क्या है, या ग्राहकों या उपभोक्ताओं के लाभांश संचय क्या है। तो टैरिफ एंड डिविडेंड कंट्रोल रिजर्व मतलब टैरिफ तथा लाभांश नियंत्रण संचिति। इस संचिति का निर्माण वास्तविक लाभ के उचित आय से अधिक होने पर किया जाता है। इस प्रकार का जब उचित आय से वास्तविक लाभ कम हो तो इस कमी को भी इसी खाते से पूरा कर लेंगे, टैरिफ और डिविडेंड से। विद्युत कंपनी द्वारा व्यापार बेचने पर यह संचिति भी क्रेता को हस्तांतरित की जाएगी और क्रेता भी इसका इसी प्रकार से उपयोग करेगा। मतलब ये प्रॉफिट नहीं है बेचने वाले का। एक आया था ग्राहक या उपभोक्ताओं के लाभार्थ संचय, कस्टमर्स बेनिफिट रिजर्व। वास्तविक लाभ के उचित आय से अधिक होने पर आधे की राशि इस संचय में डाली जाती है या आधी की राशि से इस संचय का निर्माण किया जाता है, जिसका प्रयोग राज्य सरकार के निर्देश पर ग्राहकों के मध्य इस राशि को बांटने में किया जाता है। अब अपन इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे ताकि ये पॉइंट्स आपके अच्छे से समझ में आ जाए।